नमस्कार साथियों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। तो रक्षाबंधन का त्यौहार हमारा हो चुका है। उम्मीद करता हूं सभी का बहुत बेहतर रहा होगा। आज हो गई है दिनांक 10 अगस्त और 9 और 10 दोनों दिनों के करंट अफेयर्स को आज हम एक ही कक्षा में कवर अप करने वाले हैं। तो बिना कोई देर किए शुरुआत करते हैं हमारी कक्षा को। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हमारी तरफ से एक न्यूज़, जो कि है हमारे आरपीएससी का जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके एक कोर्स के बारे में। तो 200 रुपये मात्र का ये कोर्स है, जिसके अंदर आपको 100 से ज़्यादा पेपर्स अवेलेबल हैं क्विज फॉर्मेट में, जिनको आप जितनी भी बार चाहें उतनी बार यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन ये कोर्स आपको एक आइडिया देता है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि खास करके राजस्थान हिस्ट्री, इकोनॉमी, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका अगर आप अंदाजा लगाना चाहते हैं, वो भी एक जगह, तो टैग बेस्ड अगर ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज है, कितनी भी बार आप इसको दें, रिपीटेड आप इसका जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपका जो एग्जाम आने वाला है, जो कि साल भर बाद में, जैसे एसआई का एग्जाम, तो उसके लिए अगर आप अभी से इसको एक एक पेपर देना शुरू करेंगे तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारी कक्षा की। सबसे पहले हमारी पहली खबर से। तो दोस्तों, एक पैरालंपिक कमेटी है हमारी, ठीक है, और इस पैरालंपिक कमेटी में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे यहाँ से एक दल जो है उसको भेजा जा रहा है। तो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया जो है, इसकी तरफ से एक दल को भेजा जा रहा है। कहाँ पर? अस्ताना, कजाकिस्तान में। 10 से लेकर 15 अगस्त तक एशियन पैरालंपिक कमेटी की एक कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी, है ना। तो अलग अलग लेवल, जैसे वर्ल्ड लेवल पर कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, इसी तरह से एशियन लेवल पर यहाँ पर जो पैरालंपिक कमेटी है उसमें ये दल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें देवेंद्र झाझड़िया भारत का प्रतिनिधित्व जो है यहाँ पर करने वाले हैं। अब देवेंद्र झाझड़िया कौन है? तो आप सभी जानते हैं देवेंद्र झाझड़िया का संबंध राजस्थान से है, ठीक है, और राजस्थान से खेलते हुए इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी हैं। किसमें? पैरालंपिक खेलों में। इसके साथ ही इन्हें जो हमारा खेल रत्न पुरस्कार है, ठीक है, किससे? खेल रत्न पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण और पद्मश्री जैसे जो अवार्ड हैं उनसे भी इनको सम्मानित किया गया है। तो देवेंद्र झाझड़िया, जो कि पैरालंपिक में F46 कैटेगरी में खेलते थे, उन्हें यहाँ पर ये अवार्ड्स दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि वर्तमान में पैरालंपिक कमेटी का अध्यक्ष कौन है, तो वो देवेंद्र झाझड़िया हैं। इसी साल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है उसका आयोजन हमारे यहीं पर नई दिल्ली में होने वाला है। तो ये फैक्ट भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगर बात करें हमारी जो ओलंपिक कमेटी है, ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, तो ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कौन है हमारे वर्तमान में? पीटी उषा, ठीक है। पीटी उषा जो हैं वे वर्तमान में हमारे ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष हैं। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो बाघ है उनका सबसे बड़ा जो दुश्मन होते हैं वो होते हैं शिकारी। और ऐसे ही शिकारियों की धड़ पकड़ के लिए अब राजस्थान का जो रणथंभौर नेशनल पार्क है, जो टाइगर रिजर्व है, वहां पर एक डॉग स्क्वाड जो है उसको लाया जा रहा है। और ये राजस्थान का पहला ऐसा पार्क बन गया जहां पर अब खुद की डॉग स्क्वाड होगी, जो कि शिकारियों पर रोकथाम में मदद करने वाली है। आइए इस पर थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रणथंभौर बाघ परियोजना में जो हमारे बाघ हैं उनको और बाकी जीवों की सुरक्षा और शिकार को रोकने के लिए पहली बार डॉग स्क्वाड जो है उसको यहां पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो 2022 में एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे के दौरान जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसने कहा था कि इसकी आवश्यकता भी है और जरूरी है कि इसको इंट्रोड्यूस किया जाए। और अब उसको मानते हुए यहां पर जो है इसे लाने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर काजीरंगा, पेरियार और उत्तराखंड का जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, वहां पर भी जो है इसी तरह की व्यवस्था पहले से ही की जा चुकी है। तो ये हो गया आपके रणथंभौर में जो डॉग स्क्वाड है उसके बारे में। अभी फिलहाल के लिए एक डॉग इसमें दिया गया, लेकिन आने वाले समय में एक और डॉग जो है इनको यहां पर मिल पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। खेलों की बात करें तो एक राष्ट्रीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होने वाला है। कहां पर? जोधपुर में। तो ये पहली बार होगा जब किसी एक राष्ट्रीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। दरअसल फर्स्ट जोधपुर चैलेंज कप टूर्नामेंट, ये इसका नाम है। तो जोधपुर चैलेंज कप के नाम से एक नए टूर्नामेंट की शुरुआत की जा रही है, जो कि नेशनल लेवल का एक टूर्नामेंट यहां पर
होने वाला है। और इस टूर्नामेंट में देश की सर्वश्रेष्ठ 8 पुरुष टीमें और 4 महिला टीमें हिस्सा लेने वाली है। इस टूर्नामेंट का आयोजन 10 से लेकर के 14 सितंबर तक कहां पर होगा? हमारे एम्स में। तो अब यहां से आपको ये भी पता चल गया कि हमारा एम्स कहां पर है। एम्स हमारा है जोधपुर में, ठीक है, ये ध्यान अपने को रखना है। आईआईएम कहां पर है? आईआईएम हमारा है उदयपुर में, ठीक है। आईआईटी कहां पर है? आईआईटी की बात करें तो वो भी है आपका जोधपुर में, ठीक है। ट्रिपल आईटी कहां पर है? तो ट्रिपल आईटी हमारा है कोटा में। और एमएनआईटी कहां पर है? एमएनआईटी है हमारा जयपुर में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थान है जो अक्सर आपको पूछ लिए जाते हैं। तो एम्स के परिसर में आपके ये होने वाला है। पुरुषों की टीम में राजस्थान, यूपी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन आर्मी, नॉर्दर्न रेलवे और सेंट्रल सेक्रेटरी की पुरुष टीमें खेलेंगी जो टॉप टीमों के रूप में मानी जाती है। वहीं महिलाओं में 4 टीमों में राजस्थान, यूपी, नॉर्दर्न रेलवे और मध्य प्रदेश की टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। चलिए नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, राजस्थान में जयपुर में स्थित मुहाना, जो कि एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, वहां पर अब बायो सीएनजी का एक प्लांट लगाया जाएगा ताकि सब्जियों का जो जैविक कचरा यहां से निकलता है उसका निस्तारण भी हो सके और उसके साथ साथ सीएनजी का निर्माण भी यहां पर हो सके। चलिए तो इस पर हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो 27 करोड़ रुपए का खर्च करते हुए पीपीपी मोड पर, अर्थात प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो है या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, उसके आधार पर यह मॉडल स्थापित होगा। और इसको कौन स्थापित करने वाला है? भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? वैपकोस के नाम से, ठीक है। तो वैपकोस जो है उसके द्वारा इसे किया जाएगा। इससे सब्जी मंडी के कचरे का जो जैविक तरीके से निस्तारण होगा, तो बड़ी मात्रा में इस प्लांट से जो है प्रतिदिन 100 टन से भी ज्यादा कचरा प्रोसेस होगा और लगभग 5 टन के करीब कंपोस्ट और उसके साथ बायो सीएनजी गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। 10 वर्षों तक वैपकोस के द्वारा इसका संचालन होगा और बाद में इसे मंडी की समिति को ही हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो वैपकोस लिमिटेड के द्वारा पीपीपी मोड पर इसे बनाया जाएगा। तो अपने आप में एक नई शुरुआत है और आने वाले समय में हो सकता है कि बाकी जितनी भी हमारी मंडियां हैं उनसे निकलने वाले कचरे से इस तरह से ऊर्जा का उत्पादन हम कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मिलेट्स को लेकर के एक आर्टिकल आज मैंने देखा, मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है, रैंकिंग भी इसमें है। तो 2024-25 मतलब 31 मार्च 2025 तक हमारे यहाँ जो श्री अन्न का उत्पादन है, श्री अन्न मतलब मोटा अनाज या फिर जिसको हम मिलेट्स के नाम से जानते हैं, तो श्री अन्न के उत्पादन में जो है अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पर, तो भारत सबसे बड़ा उत्पादन है और दुनिया का 2/5 भाग या जिसको कह सकते हैं 38.4% के करीब जो है हमारे द्वारा उत्पादित किया जाता है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो राजस्थान है वो इस उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो राजस्थान ने सबसे ज्यादा मिलेट उत्पादन किया है। बेसिकली राजस्थान में जब बात की जाती है तो राजस्थान में जो उगाया जाता है वो है पर्ल मिलेट, जिसको हम स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? बाजरा। तो राजस्थान में बेसिकली बाजरा और उसके साथ में ज्वार, ये 2 ऐसी फसलें हैं मोटे अनाज की जिनका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। इसके बाद में महाराष्ट्र दूसरे पे और कर्नाटक तीसरे पे। कर्नाटक जो है उसमें जो उगाया जाता है उसको हम बोलते हैं फिंगर मिलेट। क्या बोलते हैं? फिंगर मिलेट। फिंगर मिलेट का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं हम रागी, ठीक है। तो रागी का उत्पादन यहाँ पर होता है। अब अगर हम श्री अन्न में देखें कि कौन कौन सी चीजें सम्मिलित है, तो आप बहुत अलग अलग चीजें इसमें है, जैसे कि ज्वार जिसको हम शरबत भी कहते हैं, बाजरा, रागी जिसको हम मडुआ कहते हैं, झंगोरा, बैरी, कंगनी, कुटकी, कोदो, चेना, सामा या सावा और जौ जैसी किस्में इसमें सम्मिलित मानी जाती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इसके द्वारा, जो कि सबसे बड़ा निकाय होता है संयुक्त राष्ट्र का, उसके द्वारा भारत के अनुरोध पर 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी घोषित किया गया था। तो ये भी बहुत चर्चा में रहा था। 2023 में कई परीक्षाओं में इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी आपको पूछा गया है। चलिए अगली जो है इसी में थोड़ी और डिटेल ले लेते हैं। तो अगर बात करें मोटे अनाज के लाभों की, तो दोस्तों बहुत लाभ हैं इसके, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक तो प्रोटीन पाए जाते हैं, इसके साथ ही इसमें विटामिन पाए जाते हैं और बहुत से खनिज भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो होती है कि ये ग्लूटेन फ्री होता है। अब ग्लूटेन जो है, ग्लूटेन बहुत समस्यात्मक तत्व माना जाता है शरीर के लिए। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इससे कम होता है इसका भोजन करने से, तो मधुमेह नहीं होगा एक तो आपको।
और सिलिएक नामक बीमारी, सिलिएक आपने देखा होगा ना, तो ग्लूटेन वाली जो भी फूड कोई खाते हैं उस व्यक्ति को जो है उससे रिएक्शन या एलर्जी होती है, वो सिलिएक रोग के रूप में देखा जाता है। तो ये सिलिएक और मधुमेह जो है इस रोग से पीड़ित लोगों के लिए आपके ये बहुत अच्छा होता है श्री अन्न का भोजन, ठीक है, और सरकार इसीलिए इसको लगातार प्रमोट भी कर रही है। तो इसके लिए सरकार एक तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन जो है वो चला रही है। इसके अलावा जो हमारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसके अंतर्गत भी सरकार इसमें सहायता वर्तमान में प्रदान कर रही है। बहुत से स्थान जैसे हमारे चाहे संसद हो, चाहे हमारे जितने भी सरकारी जो मीटिंग्स और बाकी सब होते हैं, या हमारे जैसे सीआरपीएफ और सीआईएसएफ जैसे जो जवान हैं, उनके भोजन में भी धीरे धीरे बाजरे और बाकी चीजों के उत्पादन को बढ़ावा, जो उपयोग है उसको बढ़ावा यहाँ पर दिया जा रहा है। चलिए अगली खबर देखते हैं दोस्तों। ओबीसी अर्थात जो अदर बैकवर्ड कास्ट हमारी है, जिसको हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उसकी क्रीमी लेयर की जो सीमा है उसको बढ़ाने के लिए हाल ही में एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में बात कही गई है। तो एक संसदीय समिति बनाई गई थी भाजपा सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता में, और इस समिति ने ये कहा है कि अब समय के साथ चूंकि महंगाई बढ़ रही है और लोगों की आय का स्तर भी बढ़ा है, उसको देखते हुए अब जो क्रीमी लेयर की सीमा है उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाना चाहिए, और बढ़ा करके इसे लगभग 15 लाख के करीब करने की बात इसमें कही गई है। वर्तमान में हमारी ये सीमा कितनी है? 8 लाख रुपए, जिसको बहुत कम माना जा रहा है, और इतनी कम होने की वजह से बड़ी मात्रा में जो ओबीसी कैटेगरी में जो बालक है वो बाहर इससे हो जाते हैं। अगर इसकी बात करें तो 1992 में आपके एक केस आया था जिसको हम बोलते हैं इंदिरा साहनीवाद, ठीक है, क्या बोलते हैं? इंदिरा साहनीवाद। और इसी इंदिरा साहनीवाद के बाद में ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% का आरक्षण भी जो है दिया गया था। हालांकि इस आरक्षण के साथ में ही यहाँ पर जो है एक कैप लगा दी गई थी ताकि इसका लाभ उन्हीं लोगों को मिल पाए जो आर्थिक रूप से कम आय वाले हैं। तो इसीलिए उस समय 1 लाख रुपए की सीमा यहाँ पर रखी गई थी जब 1993 में इसे लागू किया गया था। इसके बाद में इसे कई बार बढ़ाया गया, बढ़ाते हुए क्रमशः 2 लाख, फिर 4 लाख, फिर उसके बाद में 6 लाख और फिर 8 लाख। तो 2017 में बढ़ा करके 6.5 लाख से जो है कितना कर दिया था? 8 लाख रुपए यहाँ पर किया गया था। और अब चूंकि इसमें कहा गया था नियमों के मुताबिक कि हर 3 साल में इसकी समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं की गई, तो अब जो है यहाँ पर संसदीय समिति ने यह सिफारिश की है कि इसको बढ़ाने की वर्तमान में आवश्यकता महसूस की जा रही है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओबीसी जो है उसकी लिमिट को या क्रीमी लेयर की लिमिट को बढ़ाने की बात की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, चैट जीपीटी जो है उसने अपना अत्याधुनिक वर्जन अर्थात चैट जीपीटी 5 लॉन्च कर दिया गया है। और ये जो चैट जीपीटी 5 है ये न केवल एक तरह के चैटबॉट के रूप में होगा जो सवालों के जवाब देगा, बल्कि इसके साथ साथ ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस अर्थात एपीआई के रूप में भी काम करेगा, और चुटकियों में या मिनटों में जो है आपके लिए नए एप्लीकेशंस को डेवलप करने का भी काम कर देगा। तो ये है चैट जीपीटी 5। आइए इस पर थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो ओपन एआई जो है उसने अपने अगली पीढ़ी के LLM अर्थात लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तो जो बहुत बड़े वृहद भाषा पर आधारित जो मॉडल्स हैं वो LLM के रूप में होते हैं, और ये मॉडल का नाम क्या है? GPT 5। GPT का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो GPT का मतलब होता है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। क्या है? जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जेनरेटिव मतलब जो उत्पादन कर सकता है किसी भी नए छवि का, नए टेक्स्ट का, इमेज का। प्री ट्रेन्ड का मतलब जिसको पहले से उपलब्ध बहुत सारे डेटा पर क्या किया गया है? आपको तैयार किया गया है, ट्रेनिंग प्रदान की गई है। तो एक प्रकार का कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल है जो मनुष्य की तरह ही पाठ या फिर जो है टेक्स्ट जो है वो उत्पन्न कर सकता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैटबॉट के रूप में भी है और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के भी रूप में है। इसमें 3 कैटेगरीज में रखी गई है, GPT 5, GPT 5 मिनी और GPT 5 नैनो। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो चैट जीपीटी जो है उसने अपना ओपन एआई जो है उसने अपने चैट जीपीटी का अत्याधुनिक वर्जन भी यहां पर लॉन्च कर दिया है, ये ध्यान आप रखिए। नेक्स्ट देखते हैं MS स्वामीनाथन पुरस्कार। दरअसल दोस्तों मैंने आपको बताया था कुछ दिनों पहले पिछली क्लास में कि MS स्वामीनाथन जो है उनकी जयंती मनाई गई और उस दौरान जो है कार्यक्रम का भी आयोजन हाल ही में किया गया। तो वही MS स्वामीनाथन जो हैं उनके रिसर्च फाउंडेशन और द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज ने
खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार की शुरुआत की है। MS स्वामीनाथन हमारे यहाँ पर हरित क्रांति जो है उसके जनक के रूप में जाने जाते हैं। नॉर्मन बोरलॉग के साथ में मिलकर के इन्होंने काम किया था और इन्हीं के नाम पर विकासशील देशों में काम करने वाले वे वैज्ञानिक जो न केवल रिसर्च, पॉलिसी डेवलपमेंट और ग्राउंड लेवल पर जो है कॉपरेशन बढ़ाने और जो भी स्थानीय क्षमता है उसको बढ़ा करके खाद्य सुरक्षा, कमजोर वर्गों के लिए जलवायु न्याय, समानता और शांति को आगे बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं, उनके लिए ये पुरस्कार यहाँ पर दिया जाएगा। और इस बार जो पहला पुरस्कार है वो अफ्रीकी देश नाइजीरिया जो है उसके प्रसिद्ध प्रोफेसर एडेमोला ए एडेनले को दिया गया है। ठीक है, अफ्रीका के सबसे बड़े जीएम कृषि अध्ययन का इन्होंने काम किया है और जो नाइजीरिया है उसकी पहली राष्ट्रीय कृषि मृदा प्रबंधन नीति जो है उसको भी इन्होंने ड्राफ्ट करने में मदद की है। इनको बहुत सारे और भी अवार्ड्स अब तक मिल चुके हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में इनके रिसर्च जो है उनसे मदद हमको मिल रही है। तो इनका नाम क्या है? प्रोफेसर एडेमोला ए एडेनले, जिनको पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार यहां पर दिया गया है। चलिए अगली खबर को देखते हैं। नेक्स्ट हमारी खबर है विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा हाल ही में जो हेपेटाइटिस डी है, हेपेटाइटिस डी को कैसा बताया गया है? कैंसर कारक या कार्सिनोजन, अर्थात जो कैंसर को जन्म देने में सहयोगी हो सकता है या उसका कारक बन सकता है, इस तरह की बीमारी के रूप में इसको घोषित किया गया है। दोस्तों हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस एक लीवर संबंधी बीमारी के रूप में देखा जाता है। हेपेटाइटिस के हमारे पास में 5 प्रकार होते हैं, A, B, C, D और E। ठीक है, तो 5 प्रकार के हेपेटाइटिस के हमारे पास रोग हैं। अगर हम इनमें से बात करें तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं A और E जो है इन दोनों का जन्म होता है आपके खराब या संदूषित भोजन की वजह से। तो खराब भोजन खाने से या पानी पीने से ये बीमारी होती है। जबकि B, C और D जो है ये दूषित रक्त, किससे? दूषित रक्त या फिर सीमन की वजह से आप में ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के वायरस हैं हेपेटाइटिस के। A, E ये दोनों खराब भोजन की वजह से और B, C और D ये दूषित रक्त सीमन की वजह से। इसीलिए इसको तो हम बोलते हैं एक्यूट। क्या बोलते हैं? एक्यूट जो है ये बीमारी है और ये क्रॉनिक बीमारी है, मतलब ये गंभीर बीमारी मानी जाती है। तो ये वाली जो बीमारी है BCD इनको हम क्रॉनिक कहते हैं, जबकि A और E को हम एक्यूट डिजीज के रूप में देखते हैं। अब अगर हम बात करें तो टीके की बात करें तो आपके केवल A और B इन दोनों के लिए ही टीका अवेलेबल है, बाकी के लिए टीका नहीं है। अगर हम डी की बात करें तो हेपेटाइटिस डी जो सबसे गंभीर और सबसे अधिक संक्रामक और घातक माना जाता है वो तभी होता है जब किसी व्यक्ति का पहले से ही बी से ग्रसित हो। अर्थात कोई व्यक्ति अगर पहले से ही हेपेटाइटिस बी से ग्रसित होता है तो उसमें हेपेटाइटिस डी वायरस जो है या जिसको हम डेल्टा हेपेटाइटिस कह सकते हैं वो हो सकता है। तो कैंसर कारक इसीलिए किया गया क्योंकि अगर समय पर इसका उपचार नहीं होता तो आने वाले समय में लीवर कैंसर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लीवर को तेजी से नुकसान पहुंचाकर सिरोसिस और लीवर कैंसर के जोखिम को ये बढ़ा देता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हेपेटाइटिस क्या है, कैसे है, और अब आपको ये ध्यान रखना है कि हेपेटाइटिस डी अब एक कैंसर कारक रोग के रूप में माना जाएगा WHO के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में देश की सबसे लंबी रेलगाड़ी जो है रुद्रास्त्र के नाम से चलाई गई और इसने अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम किया। तो भारतीय रेल ने लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी इस मालगाड़ी रुद्रास्त्र को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के गंज ख्वाजा स्टेशन से झारखंड के गढ़वा रोड जो है वहां तक 200 किलोमीटर दूरी पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाया। और इसके लिए कुल 7 इंजन का प्रयोग किया गया, मतलब 7 इंजनों ने मिलकर के 354 वैगन जो हैं उनको यहां पर इन्होंने चलाया है। भारतीय रेल के इतिहास की ये सबसे लंबी ट्रेन है और ये सोननगर तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर और उसके बाद सामान्य ट्रैक पर दौड़ी है। फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो ये कुछ ऐसे कॉरिडोर हैं जिनके माध्यम से निर्बाध गति से जो है हमारे जो सामान है या यात्री जो माल परिवहन है उसको अंजाम दिया जा रहा है। आपको पता होगा 2 तरह के फ्रेट कॉरिडोर हैं, एक तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ठीक है, जो हमारा दादरी से शुरू होता है उत्तर प्रदेश में और कहाँ जाता है आपके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है वहां तक, और दूसरा आपका लुधियाना से शुरू होता है
जिसको हम बोलते हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो लुधियाना से शुरू होकर के ये बंगाल के धनकुनी नामक जगह तक जाता है। ठीक है, इस वाले की तो लंबाई लगभग 1900 किलोमीटर के करीब है और इसकी लगभग 1500 किलोमीटर के करीब मानी जाती है। ठीक है, और ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसका एक बड़ा हिस्सा आपके राजस्थान से भी होकर के गुजरता है, जिसी के किनारे पर जैसे मैंने बताया था जो ट्विन सिटीज है हमारे यहाँ पर पाली, जोधपुर, मारवाड़ वाले, वो निवेश क्षेत्र जो है वो डेवलप किया जा रहा है। उस पर मैंने बताया था उसका फर्स्ट फेज का भी शुरुआत भी किया गया है, तो वो हमारे यहाँ से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डेटा है जो आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में जो है देश में जो हमारे पशु हैं उनको चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पहले स्टेम सेल बेस्ड जो है बैंक जो है या बायो बैंक जो है उसकी स्थापना की गई है दक्षिण भारत में, हैदराबाद में। ठीक है, तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने NIAB, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, उसमें क्या किया है, भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। ठीक है, NIAB क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। तो जितने भी हमारे जो पशुओं से संबंधित जो भी जैव प्रौद्योगिकी की काम है वो इस संस्थान में आयोजित होते हैं और इसमें ही इस बायो बैंक की स्थापना की गई है। स्टेम सेल क्या होती है ये तो आप सभी जानते ही होंगे। स्टेम सेल बेसिकली आपके इस प्रकार की कोशिकाएं होती है जो कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, किसी भी अदर कोशिका में। ठीक है, तो किसी भी एक, दो या तीन प्रकार की जो भी अलग अलग कोशिकाएं होती हैं उनमें हो सकती हैं ये। दरअसल जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय जो उसकी गर्भनाल होती है उसमें जो ब्लड होता है उसमें से इन स्टेम सेल्स को निकाला जाता है और इनको प्रिजर्व कर दिया जाता है और उसके पूरे परिवार को जो है ये क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। और इसका प्रयोग बहुत सी बीमारियों में, चाहे वो आपका कैंसर हो, ठीक है, इसी तरह से आपका हृदय रोग हो या फिर आपके रीजनरेटिव बीमारियां होती है, जैसे कि किसी व्यक्ति में मस्तिष्क से संबंधित जो बहुत से भूलने के बीमारियां जो हो जाती हैं, उन सभी बीमारियों के अंदर आपके इन स्टेम सेल का प्रयोग किया जा सकता है। तो बेसिकली स्टेम सेल वो कोशिकाएं हैं जो शरीर की किसी भी अन्य कोशिका में परिवर्तित होने की क्षमता रखती है। तो अब यहाँ पर पशु बायो बैंक में जब ऐसा होगा तो इससे क्या होगा, पशुओं के लिए भी विभिन्न प्रकार के उपचार यहाँ पर किए जा सकेंगे। इस वाले इस जो बायो बैंक है इसमें बहुत से कल्चर यूनिट, 3D बायो प्रिंटर, बैक्टीरियल कल्चरल लैब, क्रायो स्टोरेज। तो क्रायो स्टोरेज मतलब अब जब भी आप इस तरह से स्टेम सेल्स को रखते हो तो स्टेम सेल्स को आप ऐसे तो रख नहीं सकते, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, -196 डिग्री सेल्सियस पर जो नाइट्रोजन है, कौन सी वाली, तरल वाली, तरल नाइट्रोजन जो है उसके अंतर्गत इसको रखा जाता है और इस तापमान पर जाकर के इसको फ्रीज कर दिया जाता है ताकि इसको लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सके और जरूरत पड़ने पर इसका प्रयोग किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं PME ड्राइव योजना। मैंने आपको इसके बारे में पहले थोड़ा डिटेल में बताया था जब हाल ही में भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो ट्रक सब्सिडी है वो शुरू की गई थी ट्रकों के लिए। तो PME ड्राइव योजना जो है इसका टाइम अब बढ़ा दिया गया है 2 वर्षों के लिए। इसको शुरू किया था 29 सितंबर 2024 को और अवधि दी गई थी इसकी 31 मार्च 2026। तो 31 मार्च 2026 तक के लिए इसको 10,900 करोड़ के लिए के बजट के साथ में सूचित किया था और अब ये 2 साल ज्यादा मतलब 31 मार्च 2028 तक लागू रहेगा। इसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं, उन सभी कंपोनेंट में मैंने आपसे बात की थी, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर्स हो, इसी के साथ बसेस हो, बसेस के साथ में आपके ट्रक्स हैं, ट्रक्स के साथ में जो आपके जो चार्जिंग स्टेशंस हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत सम्मिलित थी। तो जो 2 व्हीलर, ई रिक्शा और ई कार्ट और जो E3 व्हीलर हैं उनके लिए तो 31 मार्च तक का ही समय है, लेकिन बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए इसको 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है। ठीक है, तो PME ड्राइव बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए और उनको इनके साथ ही उनके लिए बहुत बेटर चार्जिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गई है। फुल नाम क्या है इसका, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट अर्थात PME ड्राइव। नेक्स्ट देखते हैं 10 अगस्त 2025 अर्थात आज के दिन को विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार भारत में ये कार्यक्रम कहां आयोजित किया जा रहा है, गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के
बरदा वन्यजीव अभयारण्य में। ठीक है, तो बेसिकली हमारे यहाँ पर जो एशियाई शेर है वो मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं, हमारे केवल और केवल गुजरात जो है उसमें। वहीं भी गिर जो है वो एशियाई शेरों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। इनको पैंथेरा लियोपर्सिका बोलते हैं। ठीक है, एशियाई शेर इस प्रजाति के होते हैं। और जो 16वीं शेर गणना यहाँ पर हुई थी गुजरात में, उसके अनुसार एशियाई शेरों की संख्या वर्तमान में 891 हो गई है भारत में। 2020 में इनकी सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट लोयन शुरू किया गया था और उसके बाद ये बढ़ोतरी हमको देखने को मिली है। तो प्रोजेक्ट लोयन के माध्यम, जैसे हमने प्रोजेक्ट रीनो या फिर प्रोजेक्ट जो है एलिफेंट या प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से जीवों का संरक्षण किया है, उसी तरह से यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट लोयन के माध्यम से इन जीवों को संरक्षित करने का काम किया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार लगातार प्रयास करती है कि लोगों को उचित मूल्य पर दवाएं मिले और इसी के लिए सरकार ने हाल ही में 41 दवाएं जो है उनकी अधिकतम कीमत तय कर दी। अर्थात उनकी जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो मनमानी ना होगी, बल्कि सरकार द्वारा तय दरों के बीच में ही रहने वाली है। तो 4 दवाएं और 37 एंटीबायोटिक या दर्द निवारक दवाएं इसमें है, जिनमें आप देख सकते हैं इप्राट्रोपियम जो कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के लिए काम में आती है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड उक्त रक्तचाप और हृदय विफलता के मामलों के अंतर्गत ये जो है काम में आती है। इसी तरह से डिल्टियाजेम जो कि रक्तचाप और सीने में दर्द के लिए काम आती है। पोविडीन आयोडीन आपने सबने सुना होगा, घाव वाव कट जाता है हमारे, तब उस परिस्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं। पैरासिटामोल, एटरवास्टिन, एमोक्सिलिन, मेटफॉर्मिन और इसी के साथ एसिक्लोफेनोक, पैरासिटामोल, ट्रिप्सिन, ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है। काइमोट्रिप्सिन मिश्रण और एटरवास्टिनिन, क्लोपिडोग्रेल, ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिन सभी की रेट्स यहाँ पर कम की गई है। ठीक है, तो पैरासिटामोल जैसी जो नॉर्मल यूज होने वाली दवाई है उसको भी जो है यहाँ पर उसकी रेट को फिक्स किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन गया है और उसी क्रम में जो हमारा एक तरह से पर्यटन सर्किट्स बनाए गए हैं या राम वनगमन पथ हैं, इन सभी में आपके जो है बिहार के सीतामढ़ी जिले में जहां पर पुनौरा धाम है जो कि सीता माता की जन्म स्थली माना जाता है, जनक जी का क्षेत्र है, वहां पर भव्य जानकी मंदिर की हाल ही में आधारशिला रखी गई है। ठीक है, तो अमित शाह जी ने ये आधारशिला रखी। 67 एकड़ भूमि में लगभग 882 करोड़ की लागत से इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। 151 फीट ऊंचाई का ये मंदिर होगा और इसके 2028 तक तैयार होने की पूरी उम्मीद है। भूमि पूजन के लिए देश के 21 तीर्थ स्थलों की मिट्टी और 31 नदियों का जल इसके लिए मंगवाया गया था। तो ये आप ध्यान होना चाहिए कि कहां पर है, तो बिहार में आपके ये मंदिर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कर्नाटक जो है उसके करावली में जो कि उडुपी जिले में स्थित है, वहां पर देश का पहला बायोचार प्लांट लगाया जा रहा है। बायोचार क्या होता है उसको भी हम समझेंगे। तो कर्नाटक का तटीय जिला है उडुपी, जहां पर ये होगा। डेनमार्क की एक कंपनी है मार्श मैक्स, इस मार्श मैक्स कंपनी के द्वारा 100 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे और इसके माध्यम से जो काजू प्रसंस्करण है, तो काजू को प्रसंस्कृत करने के बाद में, क्योंकि काजू का उत्पादन कर्नाटक, केरल इस तरह के जिलों में होता है, ठीक है, तो काजू को प्रसंस्कृत करने के बाद में जो बायोडिग्रेडेबल कचरा उत्पन्न होगा उससे बायोचार का प्रयोग या निर्माण किया जाएगा। बायोचार कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो जैविक पदार्थ है जैसे कि लकड़ी, छाल, पत्ती, इन सभी को एक खास फर्नेस या भट्टी में रख दिया जाता है। इसके बाद में इसको कम ऑक्सीजन में, मतलब लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। जब ऐसा करते हैं तो इसमें से जो गैसें होती है या जो तेल होता है वो वाष्पित हो जाता है और केवल कार्बन युक्त ठोस पदार्थ बचता है। इसी को हम कहते हैं बायोचार। तो कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक पदार्थ को जब गर्म किया जाता है तो उसमें से गैसें और तेल की निकलने के बाद में जो बचने वाला ठोस कार्बन पदार्थ है वही बायोचार के रूप में जाना जाता है। इस बायोचार को मिट्टी में घोलते हैं तो वो मिट्टी की जलधारण को बढ़ाता है और इसके साथ ही मिट्टी की संरचना को भी बेहतर करता है। जंगलों में आप देखेंगे कि जब कभी आग लग जाती है तो इस तरह से प्रक्रिया में स्वतः ही बायोचार जो है वो बन जाता है। ये परत मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और इससे कुछ वर्षों में फिर से घना वन उगाता है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे झूमिंग कृषि करने वाले जो किसान होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाकर के, और जो जिसको हम कह सकते हैं कि परिवर्तित जो कृषि है वो करने वाले जो किसान होते हैं, जो खासकर आदिवासियों की हम बात करें, तो वो एक तरह से बायोचार ही यहाँ पर बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्पेस की बात करें तो इसरो के सहयोग से हमारा एक स्काई रूट नाम का आपका स्टार्टअप है
और चूंकि निजी क्षेत्र को हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो इस स्काई रूट ने अपने पहले प्रक्षेपण विक्रम 1 को जो है इसके पहले चरण का सफल परीक्षण कर लिया है। विक्रम 1 का पहला चरण है एक सॉलिड मोटर। तो इस सॉलिड मोटर का इन्होंने, जिसको नाम दिया है कलाम 1200, उसका क्या किया इन्होंने, टेस्ट किया है। तो 11 मीटर लंबी और 1.7 मीटर व्यास का ये एक कंपोजिट मोटर है। 30 टन के करीब इसकी प्रणोदक क्षमता है और इसका जो है हाल ही में टेस्टिंग भी किया गया है और इसके आधार पर ये माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक ये तैयार हो जाएगा पूरा का पूरा प्रक्षेपण यान। तो कलाम 1200 नाम की ये मोटर है जिसको हम इसका प्रक्षेपण का पहला चरण कह सकते हैं और स्काई रूट के द्वारा इसे बनाया जा रहा है और इसका जो यान का नाम है वो क्या है, विक्रम 1। तो विक्रम 1 जो है उसके द्वारा यहाँ पर लॉन्चिंग की जाएगी आने वाले समय में। अगला देखते हैं दोस्तों, देश जो है उसके पहले 3D प्रिंटेड जो अंतरिक्ष यान है उसके इंजन का निर्माण हाल ही में किया अग्निकुल एरोस्पेस ने। ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस जो है एक चेन्नई बेस्ड आपका स्टार्टअप है और उसके द्वारा बिल्कुल 3D में प्रिंटेड, अर्थात एक ही बार में या बिना किसी टुकड़े के बनाया हुआ ये इंजन है जो कि काफी कुछ समस्याओं का समाधान करने वाला है। तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। तो चेन्नई बेस्ड भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस। तो जैसे भी पहले हमने पीछे स्काई रूट देखा वैसे ही अग्निकुल कॉस्मोस भी है। इसने एक सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया जो दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है। कंपनी ने इसे इनकोनल सुपर एलॉय से तैयार किया है। ये गर्मी, जंग और दबाव तीनों को सक्षम होगा झेलने में। पारंपरिक इंजनों में क्या होता है, बहुत सारे टुकड़े होते हैं। जैसे आप जेट विमान या जो अपने जो यात्री विमान होते हैं उनके अगर पुर्जे देखोगे तो एक इंजन में 16,000 से भी ज्यादा पुर्जे होते हैं, जबकि यहाँ पर इसे केवल एक मात्र जो है एक टुकड़े में तैयार किया, क्योंकि 3D प्रिंटिंग में क्या होता है ऐसे ही इसी तरह से तैयार किया जाता है कि उसके बीच में किसी तरह के जॉइंट नहीं होते, तो किसी तरह की वेल्डिंग, फास्टनिंग करने या जॉइंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और यहाँ पर जो कई बार किसी एक पुर्जे की फेल होने से पूरा इंजन फेल हो जाता है और उससे दुर्घटना हो जाती है, उस तरह की समस्याओं का निदान हो पाएगा। लास्ट और सबसे अंतिम हमारी खबर आज देख लेते हैं। रसोई में इस्तेमाल के बाद बचा हुआ तेल से बनेगा विमान का ईंधन। तो अब जो है हमारा जो पानीपत है वहां पर जो रिफाइनरी है उस रिफाइनरी में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल या SAF का निर्माण होगा। और किससे, रसोई घर में जो हम तेल काम में लेते हैं वो जो बच जाता है, तो बहुत से जो हमारे होटल्स और रेस्तरां जो होते हैं उनमें इस तरह का तेल होता है, उस तेल को यहाँ पर इकट्ठा करके और इससे इस तरह का तेल बनाया जाएगा जिसे हम बायोजेट फ्यूल भी कहते हैं। तो पानीपत रिफाइनरी को इसके लिए ISCC सर्टिफिकेट मिला है और 3 करोड़ लीटर की सालाना क्षमता का उत्पादन ये शुरू कर देंगे। और जितनी भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं उनमें 1% के करीब इस ईंधन का इस्तेमाल यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। तो चूंकि यात्री भार बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ विमानों का प्रयोग और इनकी उड़ानें भी बढ़ रही है, तो आने वाले समय में धीरे धीरे बायो ईंधन की तरफ यहाँ कदम बढ़ाने में हमको मदद मिल पाएगी। तो ये थे दोस्तों RS जंक्शन के आज के करंट अफेयर का हमारा एडिशन। उम्मीद करता हूँ ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही होगी, तो आप अपने लाइक और शेयर में कोई कमी मत छोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आप इसे पहुँचाएं और कोशिश करें कि ये बेहतर कंटेंट लगभग हर व्यक्ति तक पहुँच पाए। हम बहुत मेहनत के साथ में ये कंटेंट आपके लिए बना रहे हैं और मान के चलिए बहुत लाभदायक होने वाला है आपके लिए आने वाले आपके किसी भी एग्जाम में। चलिए तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।